हेलो बच्चों, आज की वर्तमान परिस्थिति में सब कुछ बदल चुका है। जैसा हमारा अनुभव था उसके हिसाब से जो हमने सीखा यही कि हमें हर परिस्थिति में जीना आना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारा सारा परिवार एक ही जगह इकट्ठा है, अर्थात कहीं भी आने जाने की बंदिश है। लेकिन फिर भी जब हम अपने परिवार के साथ हैं तो हम सब खुश हैं, और इस खुशी में जब हम शामिल हैं तो हम बात करते हैं कुछ बनाने की, कुछ पकाने की, कुछ खाने की और कुछ खिलाने की। वाकई में ज़्यादा से ज़्यादा समय हमने इसका लाभ उठाया है, इसका आनंद उठाया है। और बच्चों, हम देखते हैं कि सुबह सुबह ही मम्मी खाना बना देती है और इस तरीके से बच्चे उठकर बड़े आराम से नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, और इस तरीके से वो देखते हैं कि कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है, क्योंकि परिवार इकट्ठा है और इकट्ठा मिलकर हम भोजन का आनंद लेते हैं। हम जब नाश्ता करते हैं उसके बाद तैयारी शुरू हो जाती है दोपहर के खाने की। दोपहर का खाना नहीं हुआ तो तैयारी शुरू हो जाती है कि रात में क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं खाने की बात क्यों कर रही हूँ। हाँ बच्चों, क्योंकि आज का हमारा जो पाठ है, पार्ट 2 डिनर, पूरक पठन, और इसी पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। आप इस पाठ में कई अंग्रेजी शब्दों को भी पाएंगे और इसीलिए इस पाठ का नाम डिनर अंग्रेजी में है। लेकिन हम इस पाठ को बहुत सुंदर तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, जो रचा गया है श्री गजेंद्र रावत जी द्वारा। तो चलते हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम हमारे जो लेखक है श्री गजेंद्र रावत जी, उनका परिचय प्राप्त करते हैं। आपका जन्म 1958 पौड़ी उत्तराखंड में हुआ। आपका परिचय है। गजेंद्र रावत जी हिंदी के एक चर्चित रचनाकार हैं। आपकी कहानियों में दैनिक अनुभवों के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। हाँ बच्चों, हम दैनिक जीवन में अनेक अनुभवों से गुजरते हैं जो हमारी पुस्तक में भी नहीं पाया जाता, लेकिन हमारे जो अनुभव है वो हमें नई नई बातें सिखा देते हैं। आपकी कहानियां नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं जो आपने अलग अलग रचनाएं की है, वो है बारिश, ठंड और वह, धुआं धुआं तथा अन्य कहानियां, ये कहानी संग्रह है आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में, संवादात्मक मतलब बातचीत, इस तरीके से कहानी को लिखा गया है। कहानी में रावत जी ने नारी के जीवन संघर्ष एवं उससे परिवार समाज की अपेक्षाओं को दर्शाया है। आज नारी जो है उसकी अपेक्षाएं जो है वो अलग है, लेकिन परिवार उससे कुछ अलग अपेक्षाएं करता है, और वो यह है कि पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू चाहिए, पर साथ ही यह अपेक्षा भी रहती है कि घर के सारे काम वही करे। अर्थात उन्हें बहू तो चाहिए, और ऐसी बहू जो पढ़ी लिखी हो, ऐसी बहू जो कुछ काम करती हो, कुछ कमाती हो, लेकिन अपेक्षा परिवार की यही है कि वो जो घर के काम है उस जिम्मेदारी को भी पूरी करे, उसे निभाए। कहानीकार ने यह कहानी में स्पष्ट किया है कि घर के काम में हाथ बटाने की जिम्मेदारी पुरुषों की भी उतनी ही है जितनी एक महिला की। जी हाँ, गजेंद्र जी ने स्पष्ट किया है कि आज महिलाएं पढ़ी लिखी है, कामकाजी है, बाहर जाकर कुछ काम करती है। जितनी जिम्मेदारी उसकी घर के प्रति है उतनी ही पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि वो उसका साथ दे और काम में हाथ बटाए। तो आज हम पाठ पढ़ते हैं डिनर, और इसकी शुरुआत हम करते हैं। अगस्त की शुरुआत थी। बारिश की तेज बौछारें होकर हटी थी, लेकिन अब वातावरण में किसी तरह की कोई सरसराहट नहीं बची थी। तो अब हम कठिन शब्दों को भी लिखते जाएंगे बच्चों। बौछार अर्थात फुहार।
और वातावरण ऐसा था, बारिश का महीना, अगस्त का महीना है, और उस समय बौछारें पड़ रही थी और कोई सरसराहट नहीं बची थी। एकदम ठहरी हवा सीली और चिपचिपी हो गई थी। आसमान में काले दुधिया बादलों में खामोश घमासान मचा हुआ था। अगस्त का महीना था, काले घने बादल थे, वातावरण बिल्कुल बदल चुका था, खामोश अर्थात शांत। मानो किसी चिकने फर्श पर फिसल रहे हो, लेकिन सड़क पर वाहनों की धक्का पैर से उठती बेसुरी ध्वनि ने वहां बिखरी कुदरत की नायाब चुप्पी को जबरन दबा दिया था। बेसुरी मतलब कर्कश। और जो वातावरण था, शांत वातावरण था, लेकिन वहां पर जो सड़क पर वाहन चल रहे थे, उनकी जो आवाजें थी, जो सुंदर माहौल था, जो निसर्ग था, उस खामोशी को इन वाहनों की आवाज ने तोड़ दिया था। उस कर्कश आवाज ने उस माहौल को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। ध्वनि ही ध्वनि उस समय छाई थी। तो हमने देखा बेसुरी अर्थात कर्कश। कुदरत मतलब निसर्ग। उर्मी के कंधे पर लंबी तनियों के 2 बैग झूल रहे थे। यहाँ पर जिस महिला की कहानी है उसका नाम है उर्मी। और अब हम यही देखेंगे, जैसे कि हमने पाठ के प्रारंभ में परिचय में पढ़ा, कि महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं वो घर के काम में भी उतनी ही कुशल है। और इसी महिला की कहानी, उर्मी की कहानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो उर्मी जो है उसके कंधे पर बैग लटका है और एक बड़ा पोली बैग उसकी ठुड्डी तक पहुंच रहा था, जो दोनों बाजुओं के बीच थमा हुआ था। इस तरीके से उसने पकड़ के रखा था और वो चली आ रही थी। बुरी तरह अस्त व्यस्त थी वो, भीतर से एकदम तरबतर। खीज और झुंझलाहट के बावजूद उसकी आंखें उद्विग्न सी सामने के सर पर दौड़ते ट्रैफिक पर लगी थी। उद्विग्न मतलब परेशान। जो उर्मी थी उसे घर जाना था और वो चाह रही थी कि जल्द से जल्द जाने का बंदोबस्त हो जाए। और इसी तरह उसकी निगाहें एक ऑटो को ढूंढ रही थी जिसमें बैठकर वो अपने घर जल्द से जल्द पहुंच सके। कभी कोई ऑटो दिखाई देता पर हाथ देने पर भी रुकता न था। जो रुकता वह रोहिणी जाने के लिए नाम से बिदक जाता। जिस जगह पर वो जाना चाहती थी उस जगह का नाम रोहिणी था। और वहां पर जाने से जो भी ऑटो को पूछती अगर वो कि मुझे वहां जाना है, तो वो बिदक जाते, क्योंकि बारिश का मौसम था और सभी अपने ही जीवन में व्यस्त थे और उसे ले जाने के लिए कोई तैयार भी नहीं था। उस दिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बहुतों से पूछ चुकी थी। बार बार ऑटो वाले की हिलती स्प्रिंगदार खिलौने सी मुंडियों ने उसे बुरी तरह चिढ़ा दिया था। जिस ऑटो से पूछती वो कि मुझे जाना है, लेकिन वो नहीं करके जवाब देते और इस तरीके से उसे खींच आने लगी, चिढ़ आने लगी थी कि वो किस तरीके से घर पहुंचेगी। इस न की आशंका भरने उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इस अविवेकपूर्ण अभ्यास ने उसकी टांगों से मानो संचित ऊर्जा का रेशा रेशा बाहर खींच लिया था। वो इतनी थक चुकी थी, चलते चलते वो ऑटो भी ढूंढ रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। धीरे धीरे आगे उसके कदम बढ़ते ही जा रहे थे और वो बुरी तरीके से थक गई थी। उसके जो पैर है वो अकड़ने लगे थे इतनी ज्यादा, क्योंकि ठंड भी थी, बारिश भी है। और इस तरीके से वो चली जा रही है, दिन भर के कामकाज के बाद वो चली जा रही है एक ऑटो की तलाश में। लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। संचित मतलब संग्रहित। वह लगभग पैरों को घसीट रही थी। उनमें कदम भर चलने की ताकत नहीं बची थी, बिल्कुल शक्तिहीन हो गई थी, बिल्कुल वो चल भी नहीं पा रही थी, इतनी ज्यादा वो थक गई थी। वह लगभग पैरों को घसीट रही थी।
जब चाहिए होते हैं तो एक भी नहीं दिखता, और जब नहीं चाहिए तो चारों तरफ ऑटो ही ऑटो देख लो। ये तो हमारा भी अनुभव है। जिस समय हमको जरूरत है उस समय एक भी ऑटो नजर नहीं आता, लेकिन जब हमको बिल्कुल नहीं चाहिए ऑटो, जब हमारे पास बंदोबस्त है, तब सारे ऑटो हमारे सामने नजर आना शुरू होते हैं। और इसी तरह की हालत उर्मी की भी थी। इतना तो दिन भर के कामकाज से नहीं थकी जितना कम वक्त ऑटो करने में टांगे टूट गई। और देखो अभी तक हो भी नहीं पाया। वह सोच रही थी और बचती बचाती सड़क पार कर पैदल ही चलने लगी। पैर घसीटते घसीटते यही ऊहापो पंचकिया के और अधिक व्यस्त चौराहे तक ले आई। ऊहापो मतलब असमंजस। ये एक नया शब्द है बच्चों आपके लिए। असमंजस मतलब समझ में उसको नहीं आ रहा था और वो व्यस्त चौराहे पर तक ले आई। अब नहीं चला जाता, बस। वो फुटपाथ से लगी रेलिंग की पर पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। गहरी सांस भरते हुए उसने आसमान की ओर सिर उठाया और सांस छोड़ते हुए आंखें मूंद ली, मानो पल भर को विराम दिया हो। और वो इतनी थक गई थी क्योंकि एक भी ऑटो से नजर नहीं आ रहा था, और थकते थकते उसने एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली और आराम करने की सोचने लगी। मगर थोड़ी देर में उसकी आंखें फिर सड़क पर लगी थी, क्योंकि उसे तो घर जाना ही था। अंधेरा हो रहा था, बारिश भी थी। चारों ओर अच्छा खासा अंधेरा घिर चुका था। सड़क के किनारे बिजली के खंभों पर बत्तियां टिमटिमाने लगी थी, जिनके इर्द गिर्द बरसाती पतंगे जमा हो रहे थे। आपने देखा होगा बारिश के समय में जो लाइट है उसके आसपास छोटे छोटे कीड़े आपको नजर आते हैं, पतंगे जिसे कहते हैं। तो उस तरीके से जैसे संध्या हुई तो लाइट शुरू हुई, और लाइट के बाद उसमें पतंगे उसे नजर आने लगी। वह फिर से हाथ का सामान उठाकर बिना समय गंवाए पीछे के ऑटो की तरफ चल दी। चलोगे बाबा? उर्मी हाँफती हुई बस इतना ही बोल पाई। मुसीबत उसने इतनी मुसीबत झेला था कि एक ऑटो जब उसको खड़ा देखा तो उसने फिर कोशिश की कि क्योंकि सारे ऑटो वाले कह चुके थे कि हमें नहीं जाना है, तो उसने फिर भी एक बार सोचा कि मैं पूछ लूं, और उसने उस बाबा से पूछा कि आप चलोगे क्या? तब उस बूढ़े ने कहा, कहाँ? वो काफी बूढ़ा इंसान था। रोहिणी। उर्मी डरी सहमी धीरे से बोली। वो डर रही थी कि कहीं ये भी मना न कर दे। बिल्कुल चलेंगे पुत्र। बूढ़े की आवाज में अपनापन था, जुबान मीठी थी। इतना सुनते ही वह झट से ऑटो में बैठ गई। बूढ़े की सहमति से ने उसे दिली राहत दी। बहुत वो उसको राहत मिली कि चलो किसी ने तो मुझे हाँ कह दिया। सहमति मतलब रजामंदी। मतलब वो ऑटो वाला तैयार हो गया कि हाँ मैं चलूंगा। बूढ़ा अभी भी अगले पहिए पर झुका हुआ था और पांव से दबाकर टायर देख रहा था। बूढ़े की पैंट का पोंचा घुटने तक उल्टा हुआ था, मतलब उसने पैंट को फोल्ड करके पहना हुआ था। उसके घुटने के थोड़ा नीचे रगड़कर निशान बना हुआ था। वैसे तो अच्छा खासा लंबा था, लेकिन उसकी कमर स्थायी तौर से झुकी थी। सिर के सन के बाल बिना कंघी के फैले हुए थे। उसके चेहरे के गोरे रंग पर मैल, धूल और धुएं की चिपचिपी परत चढ़ी हुई थी। इस तरीके से वर्णन किया गया है कि वो ऑटो वाला किस अवस्था में था। उसने आंखें मिचमिचाते हुए पिछली सीट के छोटे से अंधेरे में उसे देखा। वो बैठ चुकी थी। तीनों बैग सीट के पीछे रखकर वह हाथ में मोबाइल और छोटा सा पर्स लिए चुपचाप बैठी थी। चलो जी चलते हैं। बूढ़ा मीटर गिराते हुए सीट पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़े पल भर आंखें मूंदे रहा। सुबह से नहीं मिला हाथ जोड़ने का टाइम। वह बूढ़े के क्रियाकलाप देखते हुए सोचने लगी, और वो सोच रही थी कि बूढ़ा कब हाथ जोड़ रहा है, जब उसको जाना है। गड़बड़ी तो उसकी है ही जाने की, क्योंकि उसे घर जल्दी पहुंचना है। लेकिन बूढ़ा क्या कर रहा है? हाथ जोड़ रहा है। वो मतलब ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि चलो एक सवारी मुझे मिल गई। हाँ तो पुत्र, कौन से सेक्टर जाना है?
बूढ़े की जुबान में पंजाबी लहजा था। जुबान मतलब बोली। सेक्टर 13। वो इत्मीनान से बोली। अब पहले वाली की झुंझुलाहट जाती रही। अब उसे तसल्ली हो गई कि चलो एक ऑटो मिल गया तो मैं अपने घर सही समय पे पहुंच जाऊंगी। इत्मीनान अर्थात तसल्ली। बूढ़ा बिना बोले चल पड़ा। ऑटो गति पकड़ने लगी। पुत्र एक बात पूछूं? बूढ़ा आगे सड़क पर दृष्टि गड़ाए झिझकते हुए धीरे से बोला। हाँ, ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करती हो। हाँ, अखबार में। और उर्मी जो है अखबार में काम किया करती थी, जहाँ पर बहुत मेहनत की जरूरत होती है, जहाँ पर कई सारे जो समाचार है उसे ढूंढ के लाना, उसे एडिट करना, उसे बोलना, काफ़ी सारे काम होते हैं, और उस अखबार में भी काम किया करती थी। उर्मी ने सिर पीछे टिका लिया। अखबार में? अखबार में कैसे? बूढ़ा हैरान था। खबरें लाती हूँ, उर्मी कहते हुए लापरवाही से मुस्कुराई। लापरवाही मतलब बेपरवाह। जो उर्मी है वो क्या करती है? अखबार जो है उसमें अलग अलग जो न्यूज़ मिलती है लोगों से, वो जमा करके वो लाया करती थी। खबरें? बूढ़े ने दोहराया, और वह ज्यादा हैरान था। काफी देर तक बूढ़ा चुप रहा। उर्मी की इस अजीब नौकरी के बारे में सोचता रहा। चलते चलते अचानक एक अजीब सी ध्वनि के साथ ऑटो बंद हो गया और धीरे धीरे रुक गया। जहां बड़ी मुश्किल से उर्मी को एक ऑटो मिला था, वहीं पर वो ऑटो थोड़ी दूर चलने के बाद में बंद हो गया। ओहो, बूढ़े के मुंह से निकला, क्या मुसीबत है। वह झुंझलाते हुए ऑटो को सड़क के किनारे तक खींच लाया। ऑटो के रुकते ही 10 मिनट के अंदर ही उर्मी पसीने पसीने हो गई। बूढ़े की बड़बड़ाहट उसके कानों तक पड़ रही थी। गर्मी और घुटन से त्रस्त वह सामान ऑटो के भीतर ही छोड़कर नीचे बैठे बूढ़े के पास आ खड़ी हुई और थोड़ा सा नीचे झुकते बोली, ठीक तो हो जाएगा ना? अब उर्मी को भी चिंता हो रही है कि अंधेरा बढ़ते जा रहा है, बारिश का मौसम है और इस समय ऑटो भी उसे नहीं मिल रहे, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक जो ऑटो मिला था वो भी चलने के बाद रुक गया है। अब परेशानी ये है कि वो तो आधे रास्ते में ही पहुंची है, घर तो पहुंचने की है, और वो सोचती है कि मैं घर पहुंच पाऊंगी या नहीं। वो चिंतित हो जाती है और फिर वो बूढ़े बाबा से पूछती है कि मैं घर पहुंचूंगी कि नहीं, मतलब ऑटो ठीक हो पाएगा या नहीं, इसका यह सवाल होता है। तो बूढ़ा कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, 40 साल से ऑटो चला रहा हूँ, पुर्जे पुर्जे से वाकिफ हूँ, बस हो गया समझो। अर्थात ऑटो बहुत पुराना था। भीतर लगी ग्रीस से उसका हाथ बुरी तरह सन गया था। आप इस उम्र में भी आपके बच्चे कमाते होंगे। और उर्मी ने सोचा चलो समय कैसा निकला, तो उसने उस बूढ़े से बातचीत करना शुरू किया और उसने जानकारी हासिल की कि इतना बुजुर्ग इंसान इतने रात में और इतना पुराना ऑटो चला रहा है जो तकलीफ दे रहा है बार बार। और वो कहती है कि आपकी इस उम्र में भी आपको काम करना पड़ता है, कि आपके बच्चे कमाते होंगे ना, तो वो उस पिता की जो है देखभाल कर सकते हैं। उसके सामने एक प्रश्न था। वह आदतन पूछ बैठी, लेकिन पल भर में ही उसे एहसास हुआ कि इतना निजी सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वो ऑटो वाला तो उसकी पहचान का नहीं था, और उसे उर्मी को बाद में याद आया कि अरे मैंने तो बहुत निजी सवाल, जो इसका परिवार से संबंधित सवाल है, उसको मैंने पूछ लिया है। पता नहीं कैसे तो गुजारा कर रहा होगा बेचारा। बच्चों के नाम पर बूढ़े ने एक बार नजर उठाकर जरूर देखा और फिर सिर झुकाकर
ऐसे काम में लग गया जैसे कुछ सुना ही न हो। और इस प्रश्न से बूढ़ा भी थोड़ा उदास हो गया और उसने एक बार उर्मी को देखा और उसके बाद वापस वो ऑटो ठीक करने में लग गया। कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो मैं भी बात करता हूँ। फिर उसने कहा, बच्चे। हाँ पुत्र। बूढ़ा इतना ही बोल पाया कि उर्मी का मोबाइल बज उठा। वह फिर बोला, आपका। उर्मी जो थी उसका मोबाइल बज रहा था, लेकिन उसे ध्यान में नहीं आया क्योंकि वो बूढ़े से बात कर रही थी, उसकी परिस्थिति का वो विचार कर रही थी। तब बूढ़े ने उसे याद दिलाया कि आपका फोन आया है, आप बात कीजिए। उर्मी चौंकी और मोबाइल को कान से सटाकर फुटपाथ पर चढ़ती हुई बात करने लगी। आ रही हूँ बाबा। हाँ भाई हाँ, शास्त्री नगर में हूँ। ऑटो खराब हो गया है। नहीं नहीं, वह ठीक कर रहा है। अंतिम शब्द उसने बहुत धीमे से कहे। अब परिवार के लोगों को भी चिंता है कि उर्मी इतनी रात हुए पर घर नहीं पहुंची, तो परिवार से भी फोन आना शुरू हो गया। उसके पति का फोन आया और वो बता रही थी कि मैं ऑटो मुझे मिला, लेकिन वो बीच रास्ते में ही खराब हो गया है और जो ऑटो वाला है वो उस ऑटो को ठीक कर रहा है। कुछ देर की आशा निराशा के बाद ऑटो स्टार्ट हो गया। जैसे कि हमने बताया था, इस पार्ट में काफी सारे अंग्रेजी शब्द आए हैं, तो स्टार्ट होना मतलब शुरू हो गया था वो। ऑटो को स्टार्ट होते देख उर्मी जल्दी से उछलकर पिछली सीट पर बैठ गई। कुछ देर ऑटो को ठीक ठाक चलते देख बूढ़ा बोलने लगा, दो लड़के हैं, पहला तो शादी होते ही अलग हो गया। मैंने सोचा चलो छोटे वाला तो साथ है, पर वह तो और भी चालाक निकला। एक प्लॉट था, उसके बिकते ही पट्टे ने हमारा सामान बांध दिया। मुझे पता है कि कैसे इज्जत बचाई। इतना कहते कहते उसकी आंखें नम होती चली गई। आवाज अवरुद्ध होती जा रही थी। अवरुद्ध मतलब बाधित। और उस ऑटो वाले ने बताया कि उसके दो बेटे हैं। पहला तो छोड़कर चला गया, अलग हो गया, लेकिन उन्होंने जब दूसरे वाले से उम्मीद की तो उसने भी चालाकी दिखाई। प्लॉट बिक गया और किसी तरह से उसने उस प्लॉट को भी हड़प लिया और अपने माता पिता की चिंता भी उसे नहीं थी और उनकी देखभाल भी उसने नहीं किया और अपना सामान उठाकर वो चला गया। तो अभी बिल्कुल अकेले हो? हाँ पुत्र, घरवाली को मरे 4 साल हो गए हैं। बस बेटी है, तुम्हारी उम्र की होगी। वो चक्कर लगा लेती है हफ्ते 15 दिन में। और एक बेटी भी उस बूढ़े बाबा की थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो हफ्ते 15 दिन में उसकी निगरानी करती थी कि किस तरीके से है, वो किस तरीके से परवाह करती थी। जबकि दोनों बेटे छोड़कर चले गए थे, जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं निभाया, लेकिन जो बेटियां होती है वो बराबर जिम्मेदारी निभाती है। और उसी तरीके से उनकी बेटी भी हर 15 दिन में 10 दिन में आकर पूछताछ किया करती थी। बेटी का मन नहीं मानता, बेचारी वह भी अकेली कमाने वाली है, उसके आदमी के पास भी काम नहीं है। बूढ़ा धीमे धीमे बोल रहा था और आखिरी शब्द तक बिल्कुल ऊर्जाहीन हो चुका था, मानो आगे नहीं बोल पाएगा। ऊर्जाहीन मतलब शक्तिहीन। तो उस बूढ़े ने भी अपना मन खोला, क्योंकि बूढ़ा होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते आज हम देखते हैं कि बुजुर्गों से कोई भी बात नहीं करता। सारे लोग इतने व्यस्त हो गए अपने जिंदगी में कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारे पास ही काम है। बूढ़े तो खाली पीली है, लेकिन बूढ़े भी इंसान है, हमें समझना चाहिए और हमें भी अपना वक्त देना चाहिए। हम अगर कोई मदद नहीं करें, लेकिन हम उनसे कुछ बातें कह ले, कुछ उनसे बातचीत कर ले, उनकी कुछ सुन ले, तो उनका मन उतना ही हल्का हो जाता है। और इस समय उर्मी ने जब बात किया तो उस बूढ़े का मन हल्का हो गया और उसने बहुत तसल्ली के साथ में उसे सब कुछ बता दिया अपने परिवार के बारे में। तो बच्चों, हमने देखा कि इस तरीके से उर्मी का परिवार और इस बूढ़े का परिवार, दोनों परिवार है, लेकिन दोनों परिवार में फर्क है। तो हम एक बार कठिन शब्द देख लेंगे। अवरुद्ध अर्थात बाधित, ऊर्जाहीन मतलब शक्तिहीन, संचित अर्थात संग्रहित, ऊहापोह मतलब असमंजस, सहमति अर्थात रजामंदी,
जुबान अर्थात बोली, इत्मीनान मतलब तसल्ली, और लापरवाही मतलब बेपरवाह। तो ये सारे कठिन शब्द हमको पता होना चाहिए, जिसके द्वारा हम आसानी से हम अगले पाठ में या किसी भी जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो अगर हमें अर्थ पता है तो हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की तासिका में इतना ही। इसके आगे का हम जो भाग है हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।